एक बार फिर से हम आ चुके हैं एकदम नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो यह चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण। इसमें हम जानेंगे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण के बारे में, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता और पृथक्करण की सामान्य विधियों के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा जूनियर एडेड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, उसके साथ साथ सीटेट जूनियर लेवल और यूपी टेट जूनियर लेवल, इन दोनों के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इससे पहले यदि आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइंस का जो प्लेलिस्ट है वो पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके इसके पहले के वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पाठ की, यानी कि आज का जो चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मिश्रण। तो मिश्रण किसे कहते हैं या मिश्रण क्या है, मिश्रण को कैसे हम जानेंगे इसके बारे में। तो वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों मिश्रण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों, मतलब उनका जो अनुपात है वह निश्चित ना हो, तो वह क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। मिश्रण में मिश्रित अवयवों के सभी गुण पाए जाते हैं, यानी मिश्रण में जो मिश्रित अवयव होते हैं उनके जो है सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे नींबू के शरबत में शक्कर की मिठास तथा नींबू के खट्टेपन का स्वाद भी होता है। नेक्स्ट है शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं या शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो जिनमें केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाया जाता है एवं इनके कण समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सभी क्या हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। तो मिश्रण में क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मतलब मिश्रण होता था। दो या दो से अधिक पदार्थ पाए जाते थे तो वह मिश्रण कहलाता था, और केवल एक ही प्रकार के यदि पदार्थ पाए जाएंगे तो वह शुद्ध पदार्थ होगा। अब है शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण में अंतर। तो इधर इनके गुण के बारे में लिखा है, इधर शुद्ध पदार्थ है और इधर मिश्रण है। तो कणों के प्रकार की यदि बात करें तो शुद्ध पदार्थ में एक प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, और मिश्रण जो है दो या दो से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना है। अगला है संगठन। संगठन की बात करें तो शुद्ध पदार्थ का जो संगठन होता है निश्चित होता है, और मिश्रण का है निश्चित नहीं होता। अब अवयवों के गुणों की यदि बात करें तो शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, इनमें पदार्थ की अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, जैसे नमक और चीनी। और मिश्रण में क्या होता है कि इसके गुण इसके अवयवों पर निर्भर करते हैं, जैसे शरबत और चाय। तो जितना शरबत डालेंगे उतनी ही वह मीठा होगा। तो इसके जो क्या हैं गुण जो हैं उसके अवयवों पर निर्भर करते हैं। अब पदार्थ की प्रकृति के आधार पर यदि बात करें तो शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, अतः यह समांग एक जैसा होता है, जैसे नमक, सोना, शक्कर, चांदी। और मिश्रण क्या है, मिश्रण समांग या विषमांग दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे शरबत समांग है, जबकि जल एवं बालू का मिश्रण विषमांग है। अगला है तत्व एवं यौगिक के बारे में। तो तत्व क्या है, तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, यानी कि तत्व जो है उसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। जैसे लोहा हुआ, तांबा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान प्रकार के परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। तत्व एवं उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। अगला है यौगिक के बारे में। तो यौगिकों के अणु दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे पानी का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यानी यौगिक का जो गुण है वह उसमें जो अवयवी तत्व हैं उनसे भिन्न होता है। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस हैं, जबकि इनसे मिलकर बना जल क्या है, द्रव है। अब मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं,
समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है कि ऐसे मिश्रण जिनमें दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित होते हैं। यानी समांगी मिश्रण है क्या, तो दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। समांगी में क्या होता है कि दो या दो से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अगला है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। मिश्रण के गुण। तो मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। मिश्रण से उनके घटकों को पृथक किया जा सकता है। अब ठोस पदार्थ जो हैं उनको, जैसे कुछ पदार्थ हैं जिनमें कुछ अशुद्धियाँ मिली होती हैं जो ठोस के रूप में जब हों, तो उनके पृथक्करण के लिए हमें कौन से तरीके अपनाने चाहिए, तो ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करना। तो इसके लिए जो पहली विधि है फटकना या ओसाना। तो हम लोग देखते हैं जैसे जो हल्के हल्के ठोस पदार्थ के रूप में जो अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जैसे घरों में क्या होता है कि चावल में जैसे कंकड़ वगैरह मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं और इन्हें फटक कर या ओसाकर अलग किया जा सकता है। थ्रेसिंग द्वारा किसान को अपने जो फसलों से अनाज को अलग करते हुए देखा होगा पत्थरों पे पटक के, तो वो क्या है, थ्रेसिंग है। आजकल थ्रेसिंग के लिए क्या होता है, मशीनों का उपयोग होने लगा है। बीनना, जैसे दाल में कुछ कंकड़ मिला होता है तो हम उसे क्या करते हैं, बीन कर अलग कर सकते हैं। चालना, रोटी के लिए आटा तो सभी लोग चालते होंगे, तो क्या होता है कि चाल कर अशुद्धियों को उससे दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने के जो क्रम में जो अगली विधि है वह है ऊर्ध्वपातन। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर वाष्प सीधे ठोस पदार्थ में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। यानी कि ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है और जब पुनः उसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह पुनः ठोस में बदल जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन को अन्य मिश्रणों से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला है अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। तो इसके लिए जो पहली विधि है वह है तलछटीकरण या निथारना। बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को पृथक करना क्या कहलाता है, निथारना कहलाता है। इस क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव को उन्हीं मिश्रणों के घटकों को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील हों तथा भारी होने के कारण उसकी पेंदी में बैठ जाते हों। अविलेय ठोस पदार्थों की पेंदी में बैठने की व्यवस्था को तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। यानी होता क्या है कि इस क्रिया में ठोस या द्रव के उन्हीं मिश्रण के घटकों को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील हो, जो द्रव में ना घुले और भारी होने के कारण उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है छानना। तो छानने के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो छानने के लिए एक पेपर का प्रयोग किया जाता है जो फिल्टर पेपर होता है, जिसका प्रयोग कहाँ होता है, प्रयोगशाला में होता है। अगली विधि है अपकेंद्रण। तो दूध से मक्खन को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसे अपकेंद्रण विधि द्वारा करते हैं। यानी दूध से जो मक्खन निकाला जाता है वह किस विधि द्वारा निकाला जाता है, अपकेंद्रण विधि द्वारा। अब है घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना। यानी कि जो पदार्थ द्रव में घुल जाते हैं उनको उससे कैसे पृथक किया जाता है। तो इसके लिए जो विधि है वह है वाष्पन विधि। तो किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या वाष्पन कहलाता है तथा यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यानी कि द्रव का जो वाष्प में बदलना है वह क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है।
और यह जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर लगातार होती रहती है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट विधि है आसवन विधि। तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं। यानी कोई विलयन है, उसमें से वाष्पीकरण या संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? तो वह क्रिया आसवन कहलाती है। अब देखिए, इससे आप लोग का सब कन्फर्म हो जाएगा। जैसे द्रव है तो द्रव का वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प में बदलती है। यानी द्रव क्या होता है? जब वाष्पन की क्रिया होती है तो वाष्प में बदलती है, और वाष्प संघनन की क्रिया द्वारा पुनः जल में परिवर्तित हो जाती है। और अगला है क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना। यानी कि दो द्रव ऐसे हों जो आपस में ना घुलते हो या उनका अमिश्रणीय हो, एक दूसरे में ना घुले, उनको एक दूसरे से कैसे पृथक किया जाता है? तो इसके लिए जो उपयोग किया जाता है वह पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है। अगली विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में क्या होता है कि इसमें जैसे जो लोहे का छीलन वगैरह जो हल्के पदार्थ होते हैं उनको चुंबक द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है कि रंगों में पाए जाने वाले विभिन्न अवयवों को पृथक करने में क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रंगों में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, तो इनको पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इनको पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये याद रखिएगा, तो ये विधि कौन सी है? क्रोमेटोग्राफी। और अब आता है जॉन डाल्टन। इन्होंने क्या किया 1808 में, कब? 1808 में इन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों को के जो संकेत थे वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने विभिन्न तत्वों के संकेतों के अलग अलग निशान लगाकर बनाए। जैसे इस प्रकार से इन्होंने चांदी के लिए एक गोला बनाया और उसके अंदर एस लिख दिया। ऐसे ही सीसा के लिए लेड बनाया, उसके अंदर एल लिख दिया, और इनके कलर भी अलग अलग होते थे। तो इस प्रकार जो पृथक करने का सुझाव दिया वह किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। और कब? 1808 ईस्वी में दिया। फिर इसके बाद क्या है? एक वैज्ञानिक आया जे वर्जीलियस। तो सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर, यानी वर्जीलियस ने क्या किया कि इन्होंने यह सुझाव दिया कि तत्व के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए। तो याद रखिएगा कि जो गोले के अंदर तत्व का नाम लिखा जाए वह किसने कहा? तो वह कहा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जॉन डाल्टन ने। और ये कब? 1808 में। इन्होंने ये कहा था कि सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। यानी कि सभी तत्वों को वृत्त बना के उसमें अलग अलग निशान लगा के सभी तत्वों को रखा जाए। तो इन्होंने इस प्रकार वर्गीकरण दिया। उसके बाद वर्जीलियस आए, जिन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया कि तत्वों के नाम का पहला अक्षर उसका प्रतीक माना जाए, और इसका कड़ा विरोध हुआ। और इनके ये सुझाव देने के 100 साल बाद इनके सुझाव को क्या हुई? मान्यता मिली। समान अक्षर वाले तत्व आने पर दूसरे तत्व में एक और अक्षर ले लिया जाता है। जैसे यदि समान अक्षर वाले शब्द आए, जैसे दो तत्व आ गए और उनमें अगर अक्षर समान आ रहे हैं तो उसके नाम का अगला अक्षर भी उसमें इंक्लूड कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पहला अक्षर दीर्घ अक्षर में तथा दूसरा लघु अक्षर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसको H से हम दिखा सकते हैं, इसका यानी प्रतीक क्या है? H हो गया। कार्बन का C हो गया। और जैसे कैल्शियम आया तो अब C कार्बन में भी आया है और C कैल्शियम में भी आया है। तो इस वजह से कैल्शियम में क्या किया गया? एक C के बाद एक और वर्ड को ले लिया गया, यानी कि Ca से दिखाया गया। ऐसे हीलियम को He से दिखाया गया। अब अगला है रासायनिक सूत्र। तो परमाणुवीय प्रतीकों के समूह को क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं? तो परमाणुवीय तत्वों के समूह को। अब तत्व का अणु सूत्र, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीकों के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में क्या? सूत्र भी कह सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो इसका जो अणु सूत्र होगा वो O2 होगा। नाइट्रोजन का हो गया N2, ऐसे क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का
Br2, फास्फोरस का P4 और सल्फर का S8। तो ये सभी क्या है, ये इनके अणु सूत्र हैं। अब देखिए नेक्स्ट कुछ दिया है, जैसे कुछ तत्व दिया है, तत्व के नाम दिए हैं, उनका प्रतीक दिया है, तो इनको हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन को H से, कार्बन C, फ्लोरीन F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, सल्फर S, एल्युमिनियम Al और आर्गन Ar। ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO, हीलियम He, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne और सिलिकॉन हो गया Si। नेक्स्ट अगला है परमाणुकता। तो किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। यानी तत्व का जो एक अणु है उसमें जो जितने परमाणु होंगे उनकी ही संख्या को क्या कहते हैं, उसकी परमाणुकता कहते हैं। यह तत्व के अणुसूत्र लिखने में उसके प्रतीक के दाईं ओर नीचे लिखी जाती है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन में जो ये H2 लिखा गया, इसके दाईं ओर यहाँ पे क्या लिख दिया गया, जो ये है यही क्या है, परमाणुकता है। ऐसे ही नाइट्रोजन, इसकी परमाणुकता 2 होगी और हाइड्रोजन की भी परमाणुकता 2 होगी। अब यौगिक का अणुसूत्र, तो परमाणुीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यानी कि परमाणुीय प्रतीकों का ऐसा समूह जो यह दर्शाता है कि यौगिक का जो एक अणु है उसमें किस तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस यौगिक का अणुसूत्र कहते हैं। किसी यौगिक का अणुसूत्र क्या क्या दर्शाता है, उस यौगिक का एक अणु, तत्व जिनसे वह यौगिक बना है, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें जो उपस्थित तत्व हैं वह है सोडियम और क्लोरीन, तो इसके परमाणुओं की संख्या 1 है और इसमें भी 1 है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो चलिए इसको हम जानते हैं इस लिस्ट से। जैसे सोडियम क्लोराइड को, इसका सूत्र हो गया NaCl, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन है, तो इनके संकेत ये हो गए और इनके परमाणुओं की जो संख्या है ये हुई। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे और क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं। हाइड्रोजन की परमाणुकता 2, सल्फर की 1 और ऑक्सीजन 4 होते हैं। यानी कि जो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बना है इसमें हाइड्रोजन के कितने तत्व शामिल हैं, तो 2, और सल्फर के यदि परमाणुओं की संख्या बात की जाए तो 1 सल्फर होगा, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, तो वो 4 होंगे। ऐसे ही हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसे HNO3 से डिनोट करते हैं, और इसका जो इसमें जो तत्व है वह है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इनके परमाणुओं की जो संख्या है वह है हाइड्रोजन की 1, नाइट्रोजन की 1 और ऑक्सीजन की 3। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, CaOH2, चीनी C12H22O11, पोटेशियम परमैंगनेट, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो KMnO4। ऐसे सोडियम कार्बोनेट, इसका जो सूत्र होता है वह होता है Na2CO3, और अगला है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3। नेक्स्ट है अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो अम्ल लैटिन भाषा के एसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी अम्ल किससे बना है, तो ये लैटिन भाषा के एसियर से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। यानी वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होंगे वे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। प्राकृतिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल, भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल, यानी कि जो भोज्य पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं, वे प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं या फिर कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं।
ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं, इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहा जाता है। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में होता है। दूसरा है खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये अम्ल बहुत प्रबल प्रकृति के होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसे बुरी तरह जला देते हैं। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण ही इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। और सांद्र अम्ल। तो तनु अम्ल किसे कहते हैं? जिनमें पानी की मात्रा क्या हो? अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो। तो और सांद्र क्या है? जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो। एक नोट पॉइंट लिखा हुआ कि अम्ल को तनु बनाते समय पहले पात्र में पानी लेकर उसमें धीरे धीरे अम्ल डालना चाहिए। यानी कि यदि हमें किसी अम्ल को तनु बनाना है तो हमें करना क्या होगा? पहले पात्र में पानी लेकर उसमें धीरे धीरे से अम्ल डालते हैं। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल के जलने की संभावना, अम्ल से जो है जलने की संभावना अधिक रहती है। क्षारक क्या है? ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, भस्म या क्षारक या फिर बेस कहलाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वे क्षार कहलाते हैं। यानी कि जो जल में अधिक घुलनशील हैं वे क्या कहलाते हैं? वे क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH और NH4OH। अतः सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्या हैं? क्षार नहीं होते। यानी कि जितने भी क्षार हैं वह भस्म हैं, और लेकिन सभी जो क्षार हैं वह भस्म नहीं हो सकते। अब है अम्ल क्षार की पहचान। तो सूचक क्या है? तो जो अम्ल एवं क्षार की पहचान बताते हैं सूचक कहलाते हैं। यानी कि जो इनको पहचान, इनकी पहचान बताने का काम करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये क्या हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। अब लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस पेपर और एक नीला लिटमस पेपर। तो लाल लिटमस को क्या होता है? क्षारक में डुबोने पर नीला हो जाता है। यानी कि यदि लाल लिटमस पेपर को क्षारक में डुबोया जाए तो वह नीला हो जाएगा, और नीले लिटमस पेपर को अम्ल में डुबोने पर वह लाल हो जाता है। तो इस प्रकार हम इनकी पहचान कर सकते हैं। लिटमस लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जो लिटमस है वह किसके पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाइकेन के पौधे से लिटमस प्राप्त किया जाता है। गुड़हल की पुष्प की पंखुड़ियाँ ये क्या करती हैं? अम्ल को गहरा गुलाबी कर देती हैं, और क्षारीय विलयन को ये हरा कर देती हैं। गुड़हल की पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं। हल्दी का चूर्ण क्या होता है? क्षारीय विलयनों को लाल कर देता है। यानी जो क्षार होते हैं उनके विलयन को क्या करता है? हल्दी का चूर्ण लाल कर देता है। अब प्रयोगशाला में क्या होता है? लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। किसके सूचक के रूप में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है? लिटमस पेपर के बाद मिथाइल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन का प्रयोग किया जाता है। फिनाफ्थलीन का प्रयोग किया जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है कि ये मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय विलयन में लाल रंग देता है, जबकि क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। और फिनाफ्थलीन क्या करता है? अम्लीय विलयन में रंगहीन और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। उदासीनीकरण क्रिया। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को प्रभाव को क्या करते हैं? उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का हो सकता है। तो अम्ल प्लस क्षार मिलाकर क्या लवण बनाते हैं और जल बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।